नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी इस कक्षा का चर्चा का विषय वस्तु ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दृष्टि एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसका अभाव बालक में अन्य ज्ञानेंद्रियों के प्रति अविश्वास के रूप में कभी कभी दिखाई देता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए तो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में दृष्टिबाधित व्यक्ति को बची हुई शेष इंद्रियों का सर्वोत्तम प्रयोग करना हमें सिखाया चाहिए, जिससे वह दृष्टि के अभाव में अपने आसपास के वातावरण का शेष इंद्रियों का प्रयोग करके सही ज्ञान प्राप्त कर सके। इंद्रिय प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों को जानने से पूर्व यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम प्रत्येक प्रकार की इंद्रिय की विशेषता एवं उनकी सीमाओं का अध्ययन कर लें। तो हम लोग क्रमिक एक एक इंद्रिय की चर्चा करके पहले इंद्रिय के बारे में जान लेते हैं, तत्पश्चात उनके प्रशिक्षण के बारे में ज्ञात करेंगे। पहली इंद्रिय दृष्टि इंद्रिय। मनुष्य अपने जन्म के पश्चात सबसे पहले जिस इंद्रिय का प्रयोग करता है वह है दृष्टि। दृष्टि इंद्रिय के लिए संबंधित अंग नेत्र है, जिसमें रेटिना पर किसी भी वस्तु की तस्वीर बनती है। यह तस्वीर ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क को भेज दी जाती है, जिसको मस्तिष्क ग्रहण करके आगे की क्रिया करता है। दृष्टि संवेदना द्वारा जिन उद्दीपकों को ग्रहण किया जाता है वे मुख्यतः रंग, चमक एवं प्रकाश हैं। इसी के माध्यम से व्यक्ति यह जान पाता है कि किसी वस्तु की आकृति, रंग रूप, आकार, स्थिति कैसी है। किसी भी अन्य इंद्रिय में इतनी अधिक क्षमता नहीं है कि एक ही बार में इतनी अधिक से अधिक जानकारी बाहरी उद्दीपन के संदर्भ में जुटा सके। दृष्टि संवेदना एक दूर डिस्टेंस की संवेदना भी है, अर्थात दूर की वस्तुओं को दृष्टि न होने की दशा में समझना कठिन हो जाता है। दृष्टि संवेदना की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। दृष्टि इंद्रिय से वस्तु का तापमान, गर्म या ठंडा, लचीलापन तथा वस्तु के तलों की विशेषता, खुरदुरा या चिकना आदि का स्पष्ट पता नहीं चलता। दृष्टि केवल तभी कार्य करती है जब पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उपलब्ध हो। साथ ही दृष्टि एक निश्चित दूरी की वस्तुओं को ही देखने में सक्षम है। निश्चित दूरी से अधिक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। साथ ही वस्तु तथा व्यक्ति के नेत्र का आमने सामने अथवा दृष्टि क्षेत्र के भीतर होना अत्यंत आवश्यक है। यदि इस तथ्य को वैज्ञानिक रूप से समझने का मैं प्रयास करूं तो सर्वप्रथम प्रकाश किसी वस्तु पर टकराकर परावर्तित होकर नेत्र तक पहुंचता है। अतः दोनों ही मार्गों, प्रकाश स्रोत से वस्तु एवं वस्तु से नेत्र में अवरोध आने पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। ये तो हमारे नेत्र की जो विशेषताएं थी वो थी। अब हम दूसरी ज्ञानेंद्रिय की तरफ जब बढ़ते हैं तो श्रवण के बारे में ज्ञात करते हैं। कान में स्थित तंत्रिकाएं ध्वनि तरंगों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। इन्हीं तंत्रिकाओं द्वारा प्राप्त संदेशों को मस्तिष्क ग्रहण कर उनका विश्लेषण करता है। विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ध्वनि की विशेषताओं जैसे उसकी दिशा, मात्रा, उद्गम आदि की सटीक जानकारी प्राप्त करना है। बालक की श्रवण इंद्रियां भी उसके जन्म से ही कार्य करने लगती हैं।
हालांकि जन्म के प्रारंभिक समय में भी इस इंद्रिय से मिली संवेदना प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तित नहीं हो पाती, किंतु यही प्रारंभिक संवेदना श्रवण इंद्रिय को दक्ष बनाने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसकी श्रवण इंद्रिय की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाती है। क्षमता बढ़ने के कारण ही बालक अलग अलग ध्वनियों में अंतर करने लगता है। मनोवैज्ञानिक भी इस तथ्य से सहमत हैं कि किसी भी बालक का भाषा विकास शुरू होने के श्रवण के लिए श्रवण ही आधार बनता है, और जो सूचनाएं व्यक्ति श्रवण द्वारा ग्रहण करता है, उन्हीं के आधार पर वह अपने आसपास के वातावरण में संचार संबंध स्थापित करता है। मनुष्य की इस ज्ञानेंद्रिय की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। मनुष्य के कान केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज अथवा 0 से 120 डेसिबल तक की तीव्रता की आवाज़ ही सुन सकते हैं। दूसरी एक और सीमा जो श्रवण इंद्रिय के बारे में है, वो यह है कि प्रत्येक वस्तु में ध्वनि तरंगें नहीं होती, जैसे सभी निर्जीव वस्तुएं, रंग, प्रकाश आदि। और यदि वस्तु में ध्वनि तरंगें नहीं तो उनकी जानकारी श्रवण इंद्रिय तक नहीं पहुंच पाती। अब हम लोग तीसरी ज्ञानेंद्रिय स्पर्श के बारे में बात करेंगे। शिक्षण अधिगम की दृष्टि से दृष्टियों श्रवण संवेदना तो महत्वपूर्ण होती ही है, इसके अतिरिक्त स्पर्श इंद्रिय का भी बहुत अधिक महत्व होता है। स्पर्श इंद्रिय किसी भी वस्तु के विषय में संकल्पना के निर्माण में बहुत सहायक होती है। इस ज्ञानेंद्रिय द्वारा संवेदना ग्रहण करने के लिए अंग विशेष उत्तरदायी नहीं होता, अपितु संपूर्ण शरीर पर फैली हुई त्वचा संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। बाहरी वातावरण में फैली अनेकों जानकारियों को स्पर्श के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है। यूं तो त्वचा हमारे शरीर पर विद्यमान है, किंतु स्पर्श संवेदना हेतु यह अलग अलग रूप में संवेदनशील होती है। अंगुलियों का अग्रभाग, जीभ, होठ आदि अति संवेदनशील होते हैं, जबकि जांघ, पेट आदि निम्न संवेदनशील होते हैं। लैंडरमैन एसजे ने त्वचा के द्वारा हम भौतिक, यांत्रिक, तापीय आदि उद्दीपकों को ग्रहण करते हैं। मनुष्य के शरीर के जितने भी अंग स्पर्श हेतु संवेदनशील होते हैं, उनमें से अंगुलियों के अगले भाग को ही स्पर्श इंद्रिय के प्रशिक्षण हेतु महत्व दिया जा सकता है। स्पर्श इंद्रिय की भी अपनी सीमाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रवण एवं दृष्टि इंद्रियों की तरह दूरस्थ, डिस्टेंट इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वस्तुओं से व्यक्ति की त्वचा का प्रत्यक्ष संपर्क हो। दूसरी सीमा यह है कि यह इंद्रिय एक विश्लेषणात्मक इंद्रिय की भांति कार्य करती है, जिसमें जानकारी खंडों में प्राप्त होती है, जिसका पुनः संश्लेषण कर अर्थापन किया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इंद्रिय के द्वारा व्यक्ति बहुत छोटी तथा बहुत बड़ी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। अब अगली ज्ञानेंद्रिय की बात करते हैं, घ्राण इंद्रिय। मनुष्य की नासिका अनेकों गंधों के प्रति संवेदनशील होती है। यह वास्तव में गैसीय या रासायनिक पदार्थों को नासिका में स्थित ग्राह्य तंतुओं के माध्यम से ग्रहण करती है। यह इंद्रिय शिक्षण अधिगम की दृष्टि से इतनी उपयोगी तो नहीं, किंतु कुछ प्रत्ययों की स्पष्टता हेतु इसका प्रयोग करना आवश्यक है। नासिका में स्थित ग्राह्य तंतु किसी गंध को ग्रहण कर तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को सूचना प्रेषित करते हैं कि गंध किस वस्तु की है, कहाँ से आ रही है तथा गंध वाली वस्तु की स्थिति क्या है। यदि व्यक्ति को गंध ग्रहण करने का सही तरीका ज्ञात है, तभी वह उसकी पहचान कर सकता है। नासिका द्वारा कुछ गंध हमारे मस्तिष्क के ग्रहण करने के बाद हमें सुगंध अथवा दुर्गंध के रूप में ग्रहित होती है। गंध के प्रयोग से हमें कुछ विशेष जानकारियां भी मिलती हैं, जिनका प्रयोग हम अनेकों क्रियाकलापों में कर सकते हैं। गंध का एक विशेष प्रयोजन भोज्य पदार्थों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना भी है। नासिका द्वारा ही हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अमुक भोज्य पदार्थ खाने योग्य है अथवा कि नहीं। नासिका के ठीक प्रकार कार्य न करने अथवा गंध ग्रहण न करने की स्थिति में मनुष्य की स्वाद इंद्रिय भी ठीक प्रकार कार्य नहीं कर सकती। घ्राण इंद्रिय से ज्ञान प्राप्ति में एक बहुत बड़ी सीमा यह है कि प्रत्येक वस्तु से गंध नहीं निकलती है, केवल रासायनिक गैसीय पदार्थों के द्वारा ही गंध निकलती है, जिसको नासिका ग्रहण कर पाती है। स्वाद इंद्रिय। स्वाद ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार अंग हमारी जिह्वा है, जिसमें सैकड़ों स्वाद कलिकाएं होती हैं। इन कलिकाओं का मुख्य कार्य मुख में आए पदार्थों को अवशोषित कर उनकी सूचना मस्तिष्क को प्रेषित करना है। जिह्वा का अलग अलग भाग अलग अलग स्वाद ग्रहण करने में अपनी भूमिका निभाता है।
जैसे कड़वे स्वाद हेतु पीछे का भाग, खट्टे स्वाद हेतु किनारों का भाग, मीठे स्वाद हेतु मध्य और अग्र का भाग। जिह्वा स्पर्श की दृष्टि से हमारे शरीर का सबसे अधिक संवेदनशील भाग है, जिसके द्वारा हम बारीक से बारीक स्पर्श विभेद कर सकते हैं। किंतु नासिका की तरह यह ज्ञानेंद्रिय भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में उतना ही अधिक योगदान नहीं देती। जिह्वा से जानकारी प्राप्त करने की एक सबसे बड़ी बाधा यह है कि प्रत्येक वस्तु को जीभ के माध्यम से स्पर्श नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह स्वास्थ्यकर नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जिह्वा केवल उन्हीं पदार्थों के स्वाद के विषय में जानकारी दे सकती है जो घुलनशील हो, क्योंकि पदार्थ मुख में घुलकर ही स्वाद कलिकाओं को संवेदना दे सकता है। तो ये संवेदीय प्रशिक्षण से पहले संवेदीय जो अंग हैं उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा रही। आशा है संवेदीय अंगों के कार्यों के बारे में इस चर्चा को आप भली प्रकार समझ पाएंगे। अपनी समझ के अनुसार आप परीक्षाओं में इसको लिख पाएंगे तथा अन्य विद्यार्थियों से एवं विद्यार्थी समूहों में इसे आप अपने मन मस्तिष्क में बनाए गए विचारों के माध्यम से व्यक्त कर पाएंगे। धन्यवाद।